हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट के प्रथम पेपर की आज दूसरी कक्षा है और आज हम इसमें शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण देखते हैं। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इसके मुख्यतः दो तरीके होते हैं। एक तो ब्लूम ने किया था शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण, एक तो ब्लूम ने किया, और एक गैने और ब्रिक्स का, दोनों इन तीन विद्वानों ने शिक्षण के निर्देशात्मक जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। एक ब्लूम ने किया था और एक गैने और ब्रिक्स का। पहले हम ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण किया वो इस प्रकार है। देखो, 1956 में, कब की बात है? ब्लूम ने 1956 में शिक्षण के उद्देश्य को वर्गीकरण किया। कब किया? 1956 में। और इसने 3 प्रकार में बांटा। शिक्षण के जो उद्देश्य है उसको ब्लूम ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। और इन 3 भागों को सीधा याद करने का तरीका इन्होंने अंग्रेजी भाषा में 3H का, इन उद्देश्य को 3 प्रकार बांटे गए। इन 3 प्रकारों को क्या नाम दिया? ब्लूम ने 3H नाम दिया। इन 3H से पहला H से बनता है हेड, और हेड का मतलब होता है सिर होता है। और सिर में क्या चलते? बातें ज्ञान की बातें। तो एक क्षेत्र हो गया ज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया। दूसरा हो गया हर्ट। हर्ट में हमारे होता है दिल, और दिल में क्या चलते? हमारी भावनाएं। तो एक हो गया भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। पहला हो गया ज्ञानात्मक का ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। तीसरा हैंड। हैंड मान होता है हाथ। हम हाथों से हम कंट्रोल करते हैं कि हम क्या काम करना है, कैसे करें। ये हाथ हमारे, तो इसे कहते हैं मनोसंचालित, हमारे मन से चलने वाले जो ज्ञान का जो क्षेत्र है। ये 3H में ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया? 3 प्रकार में। क्या क्या नाम दिया उन्हें? 3H के नाम से, हेड, हार्ट, हैंड। इस 3H में इनको बांटा है। ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र। अब देखो, ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? ज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है। हमारी जो बुद्धि के जो विकास से संबंधित होता है। पूछा सकता है कि ज्ञानात्मक ज्ञान का जो क्षेत्र होता है उसका संबंध किससे होता है? तो हमारी बौद्धिक क्षमता से, हमारी बुद्धि की जो कितनी क्षमता इसके विकास करने से संबंधित होता है ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र। इसे 6 मुख्य स्तर में विभाजित किया गया। इस ज्ञानात्मक क्षेत्र को भी 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? पहला भाग ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा उपयोग है, चौथा विश्लेषण है, 5वां संश्लेषण है, और छठा क्या नाम? उसका नाम मूल्यांकन है। इस ज्ञानात्मक क्षेत्र का भी 6 भागों में बांटा गया है ब्लूम ने शिक्षण के जो उद्देश्य है उनको 3 भागों में बांटा। 3H नाम दिए। ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र, भावात्मक और मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र है। इस ज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। उसमें पहला है ज्ञान। ज्ञान का संबंध किससे होता है? ज्ञान का संबंध होता है, ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से, हमारे याद रखने से संबंधित है। कोई भी ज्ञान हमारा, कोई भी ज्ञान है, उस ज्ञान है उसकी वस्तु या कोई वस्तु हो, चाहे उसकी जानकारी को ध्यान में रखना, याद रखना, स्मरण रखने की क्रिया को कहते हैं ज्ञान। बोध का मतलब होता है समझ। यह स्तर बोध का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित होता है। बोध का समझने की क्षमता से संबंधित है। उपयोग, यह स्तर अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। किसके? उपयोग का प्रयोग। यह स्तर अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। उपयोग का संबंध। विश्लेषण, विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना से घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। यह होता है विश्लेषण। विश्लेषण करना, विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना से घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। संश्लेषण, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। संश्लेषण क्या होता है? समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। यानी विश्लेषण का उल्टा होता संश्लेषण होता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। मूल्यांकन किस रूप में? सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। ये विशेष प्रयोजन में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के विषय में किया गया निर्णय होता है। ये तो हो गया ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र हो गया। एक तो
ब्लूम का जो दूसरा क्षेत्र वो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है। कौन सा? पहला तो ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र था, उसने 3H में बांटा था इसने, उद्देश्य को, शिक्षण उद्देश्य को 3H में, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अब हम दूसरा के बारे में पढ़ेंगे, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभावों, मन के जो भाव, मनोभाव या जो मन की जो दृष्टि, मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता और अनुशासन, इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इसके भी 5 मुख्य स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं इसके? 5 मुख्य स्तर होते हैं। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के भी 5 मुख्य स्तर होते हैं, जबकि ज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र था उसके 6 स्तर होते थे। कितने स्तर होते? उसके 6 होते थे। और भावात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है उसके कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। पहला स्तर इसका आकलन करना, जो हम सीखते उसकी महत्ता, जो हमने सीखा उसका आकलन करना, हमने कितना सीखा, इसका क्या महत्व है, आकलन करने से उसका महत्व पता चलता है, हमने कितना सीखा, ये होता है आकलन करना। आग्रहण, ग्रहण का होता था सुनना, ग्रहण करना। आग्रहण का होता था सुनने की जो इच्छा, आग्रहण यानी जो सुनने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं आग्रहण। प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा, यानी कोई भी काम कर रहा है उसके साथ में सहयोग करने की इच्छा होती है उसे कहते हैं प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा। संयोजित करना, संयोजित करना होता है किसी भी चीज़ को मिलान करना, आपस में एक इसको एक को जैसे वैसे मिलाना, उसे कहते हैं संयोजित करना यानी मिलान करना। निरूपण करना यानी कोई चीज़ों के अंदर जो अंतर करना होता है, अभिव्यक्ति करना होता है उसे कहते हैं निरूपण करना। यानी ये होता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है, उसके 5 होते हैं, ज्ञानात्मक के 6 होते हैं, भावात्मक 5 होते हैं। भावात्मक 5 हो गया, आकलन करना, आग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, संयोजित करना और निरूपण करना। तीसरा होता है उसको कहते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। क्या नाम है? मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र तीसरा है। इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक या मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। देखो उसके 3 नाम होगी। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के 3 नाम कौन कौन से गया? मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 5। अस्त कौशल या कार्य साधन, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता, प्रकृतिकरण हो गया। पहला क्षेत्र क्या? अस्त कौशल या कार्य साधना क्षेत्र। इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। प्रतिरूपता, इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। परिशुद्धता, किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है, कहते हैं परिशुद्धता। प्रकृतिकरण, इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को संशोधन करने तथा नई तकनीकी को नियत करने इत्यादि को आत्मसात करता है, इसे कहते हैं प्रकृतिकरण। एंडरसन और कर्टवुल ने वर्ष 2001 में ब्लूमबर्ग के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया है। एंडरसन और कर्टवुल ने वर्ष 2001 में ब्लूमबर्ग के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया है, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। इन्होंने समझ की जगह बोध और संश्लेषण की जगह सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया है। क्या कह रहा है कि जो ब्लूम ने दिया था ना ज्ञान का 3 क्षेत्र, ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा मनोसंचालित, इस मनोसंचालित इसमें 2001 के अंदर जो ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसमें एंडरसन और कर्टवुल ने कुछ संशोधन किया और उसने ज्ञान को सोचने का परिणाम माना। क्या कहा कि ज्ञान क्या है? एक सोचने का परिणाम है। किसने माना है? एंडरसन और कर्टवुल ने माना। इन्होंने समझ की जगह बोध का और संश्लेषण की जगह सृजनात्मक शब्द का प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्टवुल ने ज्ञान के 4 आयाम बताए। कितने आयाम बताए? ज्ञान के 4 आयाम बताए, जो इस प्रकार है: प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान और मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। 4 ज्ञान बताए। किसने? एंडरसन और कर्टवुल ने ज्ञान के कितने आयाम बताए? 4 आयाम बताए। कौन कौन सा है? पहला प्रक्रियात्मक ज्ञान, दूसरा तथ्यात्मक ज्ञान, तीसरा वैचारिक ज्ञान, चौथा मेटाकॉग्निटिव ज्ञान होता है। ज्ञान, इसे हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान का ज्ञान किसे कहता है?
मेटाकॉग्निटिव ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान का भी ज्ञान किसे कहते हैं? मेटाकॉग्निटिव ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। जो दूसरा वर्गीकरण क्या था, वो जो शिक्षण के जो उद्देश्य है उनका जो वर्गीकरण दो ने किया था। तो ब्लूम ने किया था, ब्लूम ने 3 प्रकार 3H में कर दिया, ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र, एक मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र। जो दूसरा वर्गीकरण वो क्या था, गैने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को वर्गीकरण, शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण दूसरा क्या था, गैने और ब्रिक्स के द्वारा। और गैने और ब्रिक्स ने शिक्षण के उद्देश्य को निम्नलिखित भागों में बांटा। देखो, पहला ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, पहला कहते हैं ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इस श्रेणी में किसी भी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, उसकी स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकी एवं विधियों का समावेश किया जाता है। इसमें क्या, उसके जो विचार करने की शक्ति है, उसका जो स्मरण की शक्ति है, स्वयं की शिक्षण शक्ति है, जो तकनीकी जो विधियों का जो समावेश किया जाता है उसे ज्ञानात्मक रणनीति में कहते हैं। ज्ञान समझो रणनीति का प्रयोग करते हैं, उसे ज्ञानात्मक रणनीति कहते हैं। बौद्धिक कौशल, गैने और ब्रिक्स और क्या नाम, गैने और ब्रिक्स ने बौद्धिक कौशल में बौद्धिक कौशल किसी भी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। बौद्धिक कौशल क्या है, बुद्धि कौशल क्या है, किसी भी कोई समस्या को सुलझाने से संबंधित हो गया, सीखने की अवधारणा और सीखने नियम सीखने से संबंधित है बौद्धिक कौशल। मनोदृष्टि, ये किसी भी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मनोदृष्टि क्या करता है कि मनोदृष्टि होता है, उस मनोदृष्टि से किसी व्यक्ति की आंतरिक और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में हमें पता चलता है। मौखिक सूचना क्या होती है, मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। कोई ज्ञान का जो आयोजन करना है उसके संदर्भ में मौखिक सूचना का पता चलता है। संचालन तंत्र या शारीरिक क्षमता, इस स्तर पर मस्तिष्क तंत्र का प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं, एवं उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित हो इसके अंतर्गत आता है संचालन तंत्र। किस प्रकार उस काम को किस प्रकार करना, हम सामंजस्य कैसे करना, तंत्र का प्रणाली, मस्तिष्क हो गया, तंत्र का प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं, तो उनमें जो सामंजस्य कैसे स्थापित होता है वो संचालन तंत्र के आता है। तो गैने और संचालन तंत्र, मौखिक सूचना, मनोदृष्टि, बौद्धिक कौशल और जो ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, इसमें बांटा है इसके उद्देश्य को। अब शिक्षण की प्रकृति और शिक्षण की विशेषता क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया में पूर्ण होती है। शिक्षण की यह प्रकृति ही विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। इस आधार पर शिक्षण की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। शिक्षण एक कैसे, शिक्षण की प्रकृति विशेषता क्या है कि शिक्षण की प्रकृति उसकी विशेषता क्या है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया है। समय के अनुसार शिक्षण में भी परिवर्तन होता रहता है। समय के अनुसार शिक्षण कराने की जो तकनीक उनमें क्या परिवर्तन होता रहता है। चूँकि तकनीकी संसाधनों की प्रगति ने शिक्षण के विविध रूपों को प्रभावित किया है, अधिगम के स्तर पर निवेश की वजह से भी शिक्षण को एक गतिशील संसाधन बनाया गया है। अतः इसे अन्य विषयों की अपेक्षा एक विकासशील एवं गतिशील तर्क मानना उचित होता है। क्या है गतिशील है, समय के अनुसार जो शिक्षण कराने की जो तकनीकी नई तकनीकें आए उसे शिक्षण कराने में अलग अलग प्रकार के संसाधन विकसित हो गए, तो उससे शिक्षण क्या सरल हो गया, तो गतिशील हो। तो क्या होगा, शिक्षण कैसे प्रक्रिया माना, शिक्षण पर एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण क्या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, 2 ध्रुव पर चलने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन काल से हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, शिक्षण की प्रक्रिया हमेशा 2 ध्रुव पर रही है और रहेगी भी। इस प्रक्रिया में 2 ध्रुव कौन कौन से, एक ध्रुव होता शिक्षक होता और दूसरा ध्रुव होता शिक्षार्थी। हमेशा से 2 ध्रुव पर विद्यमान रहे। इसमें शिक्षक का जो अपना ज्ञान बच्चों को देता है, शिक्षक क्या करता है, अपने ज्ञान का निष्कासन करता है, अपने ज्ञान को निकालता है और छात्र उस ज्ञान क्या करता है, अवशोषण करता है। ये 2 ध्रुव है। तो शिक्षण किस प्रकार, द्विध्रुव प्रक्रिया। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। कैसी क्रिया, समाज में चलने वाली। शिक्षण और समाज का अटूट संबंध होता है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करता है। समाज के माध्यम से ही बालक में संस्कृति जन्य तर्कों का निर्माण होता है, जो उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करता है। शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। शिक्षण कैसी प्रक्रिया, शिक्षण सभी का संपूर्ण विकास करते हैं। शिक्षण मानव का, शिक्षण से न केवल बालक के ज्ञानात्मक तर्कों की पूर्ति होती,
बल्कि उसके भावात्मक, क्रियात्मक तर्क भी से प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर शिक्षण प्रक्रिया बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आवेगिक, मानस आदि का निर्माण में सहायक होती है। इससे बालक का सर्वांगीण विकास को बल मिलता है, अधिगम के लिए प्रेरित करती है। शिक्षण क्या करता है? अधिगम के लिए। शिक्षण विद्यार्थी में ऐसी भावना का विकास करती है जिससे वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, स्वयं ही सीखने के लिए उसको प्रेरणा मिलती, प्रेरित होता है। वस्तुतः विद्यार्थी को ज्ञान तभी दिया जा सकता जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो। इस संदर्भ में शिक्षण प्रेरणा उत्पन्न करता है। विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, अभिप्रेरण आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। यह समाज के द्वारा समाज के लिए एवं समाज के अंदर संचालित होने वाली संगठित प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया की अपनी विशेषता होती है। समाज में भी शामिल सदस्यों के मनोभावों से न्याय के बराबर प्रभावित होती है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है ना। आजकल शिक्षण एक क्या व्यवसाय, शिक्षण रोजगार मिला हुआ, शिक्षण को एक व्यावसायिक क्रिया भी माना जाता है। इसके द्वारा एक तरफ शिक्षक को छात्र प्रकृति उनके विकास जांच करने में सहायता मिलती है, दूसरी तरफ शिक्षक को इसका क्या पारिश्रमिक वेतन भी मिलता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण को कला एवं विज्ञान दोनों माना जाता है। कुछ लोगों में जन्म से ही शिक्षक बनने का गुण होता है, अतः वे स्वाभाविक गुण के माध्यम से कुशल शिक्षक बन जाते हैं। तो शिक्षण क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षण कला है, जबकि कुछ लोग वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में शिक्षण क्या विज्ञान है, अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है। कोई भी शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब उसमें संप्रेषण कौशल की प्रधानता हो। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझ के साथ होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होता है। संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेता है, जिससे कि शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता अनिवार्य है। शिक्षण के आधारभूत आवश्यकताएं, मूल अपेक्षाएं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या है, उसकी मूल अपेक्षाएं क्या है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल रूप से शिक्षक क्या स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी आश्रित चर या स्वतंत्र चर होता है, और पाठ्यक्रम या हस्तक्षेप चर होता है की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस अभाव में उत्तम शिक्षण प्रणाली का विकास असंभव। यदि इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है, जैसे शिक्षक नहीं है तो भी एक उत्तम शिक्षण नहीं होगा, चाहे विद्यार्थी नहीं तो भी, और पाठ्यक्रम नहीं तो भी उत्तम शिक्षण, यानी इसके बिना उत्तम शिक्षण नहीं हो पाता है। ये आधारभूत शिक्षण का आधारभूत शिक्षण के लिए शिक्षक को होना जरूरी होता है, विद्यार्थी का भी और पाठ्यक्रम, तीनों ही आधारभूत आवश्यक होते हैं। शिक्षण के आधारभूत आवश्यकताओं को छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए होती है। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु क्या अधिगम होता है। शिक्षण की आवश्यकता छात्रों को क्या करती है, वांछित ज्ञान और कौशल सीखने और अधिग्रहण के लिए भी होती है। शिक्षण के लिए क्या आवश्यक तत्व कौन होता है, शिक्षक होता है, जो ज्ञान का क्या करता है, परिमार्जन करता है। शिक्षण ज्ञान बोध और संकल्प शक्ति द्वारा संभव, शिक्षण के द्वारा ज्ञान के द्वारा बोध और संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है। शिक्षण प्रेरक हो और प्रतिक्रिया के बीच नवीन संबंध स्थापित करती है। शिक्षण क्या नवीन संबंध स्थापित करती है। शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, संस्थागत अवसंरचना आदि शामिल होते हैं, जो कि मूलभूत आवश्यकता के ही भाग होते हैं। शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। सीखने क्रिया उत्पन्न करने में शिक्षण सहायक होते हैं। शिक्षण विद्यार्थी में संगठन क्षमताएं, व्यवहारिक गुणों का विकास करता है, जो अपने के अलावा सामाजिक विकास में भी योगदान करता है। शिक्षण विद्यार्थी की कमजोरियों को दूर करने, पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण विद्यार्थी ज्ञान देने के साथ ही उनके संवेगों को भी प्रशिक्षित करता है, सामाजिक समावेशन में सहायक होता है। थैंक यू दोस्तों, जानना चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।